नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनेश कुमार पाराशर और अपन अब क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास का अपना टॉपिक चल रहा था अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, जिसमें अपन क्या क्या पढ़ चुके थे। जिसमें अपन पढ़ चुके थे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पढ़ चुके थे, स्थापना वर्ष 1945, मुख्यालय जेनेवा में। इसके बाद वर्ल्ड बैंक 1945 स्थापना वर्ष, मुख्यालय वही सेम जेनेवा में। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, वर्ल्ड बैंक पढ़ा था, वो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना सेम 1945 में और इसका मुख्यालय जेनेवा में। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, इसके बाद अपन ने पढ़ा था अंकटाड, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1964 में हुई थी। और इसके बाद अपन ने पढ़ा था इसका मुख्यालय कहां पर है, सेम जेनेवा में। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, इसके बाद अपन ने पढ़ा था सार्क की स्थापना कब हुई, 1985 में हुई और इसका मुख्यालय कहां पर है, काठमांडू नेपाल में। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, ब्रिक्स का मुख्यालय कहां पर है, ब्रिक्स का स्थापना वर्ष क्या है, 2009। ठीक है, तो ये अपन ने पिछली बार अपन ने ये संस्थाओं के बारे में पढ़ा था। अब आगे अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अब आता है इब्सा। अब क्या आता है, इब्सा क्या है, इब्सा है इंडिया, ब्राजील, एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, क्या क्या हो गया, इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। तो इब्सा जो है वो किसका पार्ट है, एक तरीके से कह सकते हैं अपन ब्रिक्स का। एक तरीके से ये ब्रिक्स का ही एक शॉर्ट फॉर्म है, जिसमें कौन नहीं है, रशिया और चाइना नहीं है। तो इब्सा। अब बात आती है इब्सा की स्थापना कब हुई, 2003 में। इब्सा की स्थापना कब हुई, स्थापना कब हुई, 2003 में। तो आप क्या कह सकते हो, इब्सा की स्थापना हुई 2003 में और सार्क की स्थापना कब हुई थी, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, ब्रिक्स की स्थापना हुई थी, ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था, 2009 में। तो उस टाइम पे जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसकी स्थापना मतलब बाद में हुई थी। तो इब्सा क्या है, इब्सा का डेवलप्ड फॉर्म आप इसको मान सकते हो या फिर ब्रिक्स का शॉर्ट फॉर्म आप इब्सा को मान सकते हो। तो अब अपन बात करते हैं कि इब्सा क्यों बना, वापस वही चीज क्यों, क्योंकि रशिया और चाइना है वो बाद में धीरे धीरे डेवलप होने लग गए और इन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया। अब बात कर लेते हैं अपन इनके शिखर सम्मेलन की। सदस्य देश कौन कौन से हो गए, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। स्थापना कब हुई, 2003 में। अब बात कर लेते हैं शिखर सम्मेलन की। तो इसका पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था, सितंबर 2006 में। कहां पर, ब्राजील, और ब्राजील की कैपिटल में हुआ था। तो ब्राजील की कैपिटल क्या है, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, क्या है, ब्राजीलिया। दूसरा इसका शिखर सम्मेलन कब हुआ था, अक्टूबर 2007 में। कहां पर, प्रिटोरिया कहां पर है, साउथ अफ्रीका में। अक्टूबर 2008 में कहां हुआ था, भारत में, नई दिल्ली। फिर वापस 2010 में हुआ था, 2011 में हुआ था, 2013 में हुआ था, 2015 में हुआ था। और आप करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं कि इसके शिखर सम्मेलन हाल होते रहते हैं। तो अभी आपने इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना यह है कि इसका भारत में कब कब हुआ था और इसका पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था। तो इसका पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था, इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था सितंबर 2006 में। कहां पर, ब्राजीलिया में। और इंडिया में इसका कब कब हुआ था शिखर सम्मेलन, इंडिया में इसका हुआ था 2008 में, 13 में और 15 में। कब कब हुआ था, 2008 में, 13 में और 15 में। तो इसका 2008 में, 13 में और 15 में हो रखा है क्या, शिखर सम्मेलन। अपन अभी स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं कि इसके जो पुराने जो फैक्ट्स है,
जब अपन करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तब अपन इनके जो करंट टॉपिक्स हैं कि हाल ही में कहां पे हुआ, ये सब चीजें अपन डेली के करंट अफेयर्स वाली जो क्लास होगी इकोनॉमिक्स की उनमें पढ़ेंगे। तो भारत में 2008 में, 13 में और 15 में किसका, इब्सा का क्या हुआ था, शिखर सम्मेलन हुआ था। तो इब्सा के सदस्य देश कौन कौन से हो गए, इंडिया हो गया, ब्राजील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। स्थापना वर्ष क्या हो गई, 2003 हो गई। सितंबर 2006 में इसका क्या हुआ, पहला शिखर सम्मेलन हुआ। 2008, 13 और 15 में भारत में इसका शिखर सम्मेलन हुआ। भारत में कहां पर हुआ, भारत में इसका शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। अब अपन बात करते हैं कि इसके मुख्य एजेंडा क्या है। तो इसका मुख्य एजेंडा क्या है, इसका मुख्य एजेंडा है एक तो जलवायु परिवर्तन। अब आपने अभी ये मुद्दा चल रहा है क्लाइमेट चेंज का, ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज का एक मुद्दा है, एक दूसरा मुद्दा है किसका, आतंकवाद का, और एक जो इसका इकोनॉमिक क्षेत्र है, मतलब जो अर्थव्यवस्था है आपस में देशों की, वो तो खैर सभी में इनका कॉमन है, लेकिन इसमें नई चीज क्या है, एक के आतंकवाद के खिलाफ भी साथ लड़ेंगे जैसे कि सार्क और ब्रिक्स का था, और जलवायु परिवर्तन भी इनका मेन मोटिव में से एक है। तो इब्सा समझ में आ गया। इब्सा क्या है, अब अपन इब्सा के आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बिम्स्टेक। इसका नाम भी आपने सुना होगा, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक। अब मैंने एम को गोला क्यों किया है, एम को गोला इसलिए किया है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं बी, बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड। ठीक है, बांग्लादेश, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो इसका नाम क्या हुआ, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। मतलब ये जो कंट्रीज हैं इनके बीच में आपस में क्या होगा, इकोनॉमिक, आर्थिक क्या होगा, कॉरपोरेशन होगा। तो इसका नाम पहले क्या था, बिस्टेक था। तो इसकी स्थापना किसने करी थी, इन 4 सदस्य देशों ने करी थी। किसने, बांग्लादेश ने, भारत ने, श्रीलंका ने और थाईलैंड ने। अब फिर बाद में इसमें एम से म्यांमार, एम से म्यांमार, म्यांमार शामिल हो गया। तो म्यांमार के शामिल होने से इसका नाम क्या हो गया, बिम्स्टेक नाम हो गया। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसका स्थापना वर्ष कब है, इसका स्थापना वर्ष कब है, इसका स्थापना वर्ष है जून 1997। तो बिम्स्टेक क्या है, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इन देशों के बीच में, इन सदस्य देशों के बीच में आपस का आर्थिक सहयोग संगठन। तो बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई, 1997 में। अब बात करते हैं अपन इसके क्या क्या उद्देश्य। तो इसके उद्देश्य में एक तो व्यापार, निवेश, उद्योग, परिवहन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास, ऊर्जा, मत्स्यिकी, कृषि, प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यटन। मतलब जितना भी ट्रेड एंड कॉमर्स है, जितने भी टाइप का ट्रेड, कॉमर्स एंड
साथ में क्या आ गया, टूरिज्म, ये भी सब ट्रेड एंड कॉमर्स का एक पार्ट हो गया, एक तरीके से कह सकते हैं अपन। तो इसका बढ़ावा देना अपने आपस में कंट्रीज का, ये किसका उद्देश्य है, बिम्स्टेक का। तो बिम्स्टेक क्लियर हो गया। बिम्स्टेक को अपन एक बार वापस देख लेते हैं। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, स्थापना वर्ष जून 1997। अब अपन आगे चलते हैं। अब आगे आ जाता है G15 कंट्रीज। इसका नाम आपने सुना होगा, G15 कंट्रीज। तो G15 कंट्रीज क्या है, G15 कंट्रीज जो डेवलपिंग नेशंस है, जो विकासशील देश है, 15 विकासशील देशों का, जैसा कि नाम है इसका G15, 15 विकासशील देशों का जो संगठन है आपस का, वो क्या है, G15 है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। तो इसकी स्थापना वर्ष क्या हो गया, इसका स्थापना वर्ष क्या हो गया, 1989। तो ये चीज समझ में आ गई कि G15 क्या है, G15 विकासशील देशों का एक संगठन है, डेवलपिंग नेशंस का एक ग्रुप है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें मेंबर्स कौन कौन है। तो इसके मेंबर्स में कौन कौन है, इंडिया, श्रीलंका, सेनेगल, नाइजीरिया, ब्राजील, जमैका, इंडोनेशिया, मिस्र, जिम्बाब्वे, जापान, अर्जेंटीना, ईरान, मलेशिया, अल्जीरिया, केन्या, वेनेजुएला, मैक्सिको और चिली। अब होने तो इसमें 15 चाहिए, शुरुआत में 15 ही थे, लेकिन इसके प्रेजेंट में कितने मेंबर हो गए, 19 मेंबर हो गए। कितने मेंबर हो गए, 19 मेंबर हो गए। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, मिस्र, अल्जीरिया, सेनेगल, जिम्बाब्वे, केन्या, नाइजीरिया, जापान, वेनेजुएला, ब्राजील, अर्जेंटीना, मैक्सिको, जमैका, ईरान और चिली। तो ये सभी देशों के नाम आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने हैं, 19 है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन क्या बनेगा कि G15 देशों में, G15 देशों के ग्रुप में कितने सदस्य हैं, तो आप 15 टिक करके आ जाएंगे। लेकिन ये 15 कब थे, 15 थे, लेकिन 15 कब थे, जब इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन बाद में, वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं, 19 सदस्य हैं। वर्तमान में इसके 19 सदस्य देश हैं। सदस्य देशों की संख्या इसकी वर्तमान में कितनी है, 19 है। ठीक है, इसके बाद अपन आगे चलते हैं किस पे, G20 कंट्रीज पे। किस पे, G20 कंट्रीज पे। कि भाई G20 कंट्रीज क्या है। तो G20 कंट्रीज की स्थापना कहां हुई थी, G20 कंट्रीज की स्थापना हुई थी, सबसे पहले तो याद रखना, एक तो लिख लेते हैं स्थापना वर्ष। स्थापना वर्ष क्या है, 1999 में। ठीक है, कहां पर, बर्लिन कहां पर है, जर्मनी में। ठीक है, तो G20 देश क्या है, G20 देश 1999 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। इसके बाद कहां पर हुई थी, बर्लिन में हुई थी। अब बात करते हैं ये G20 कंट्रीज हैं क्या। तो ये G20 कंट्रीज वर्ल्ड की, पूरे विश्व में कितनी कंट्रीज है भाई, यूएन में जो रजिस्टर्ड है वो करीब 196 के आसपास, और टोटल कुल मिला के 200 से ऊपर कंट्रीज है। लेकिन ये जो G20 कंट्रीज है, ये उन सभी कंट्रीज में से टॉप 20 में है। ये G20 जो कंट्री है, ये पूरी की पूरे वर्ल्ड की जितनी जीडीपी होती है उसका 90% जीडीपी कौन होल्ड करती है, ये G20 कंट्रीज होल्ड करती है। जितना भी ट्रेड होता है
उसका 80% ट्रेड यही G20 कंट्रीज करती है, और जितनी भी जनसंख्या है, जितनी भी पॉपुलेशन है, उसका 65% पॉपुलेशन इन G20 कंट्रीज की ही है। अब बात करते हैं, अब अपन ये G20 कंट्रीज कौन कौन सी 20 कंट्रीज है, इनका नाम याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है। G15 कंट्रीज में भी मैंने आपको कंट्रीज के नाम बता दिए थे वैसे, लेकिन उनको नामों को याद रखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टली आपसे कोई क्वेश्चन इसके बारे में नहीं करता कि कौन सी कंट्री है। मोस्टली अगर पेपर खराब नहीं आ रहा है तो भारत में अपन बात करते हैं। भारत क्या है? भारत G20 देशों का एक मेन उभरा है, मेन देशों में से एक उभरा है अभी। क्यों? क्योंकि भारत में जो व्यापार की संभावनाएं है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। इसीलिए G20 देशों के जो फोकस्ड कंट्रीज हैं उनमें से एक इंडिया को रखा गया है, क्योंकि इंडिया में निरंतर व्यापार बढ़ता जा रहा है। अब अपन बात कर लेते हैं कि इसकी जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पे हुए थे। तो इसका पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? नवंबर 2008 में। कहाँ पर हुआ था? वॉशिंगटन DC अमेरिका में। इसके बाद अप्रैल 2009 में लंदन ब्रिटेन में हुआ था। सितंबर 2009 में कहाँ पे हुआ था? पिट्सबर्ग अमेरिका में हुआ था। नवंबर में टोरंटो कनाडा में हुआ था। नवंबर 2010 में सियोल साउथ अफ्रीका में हुआ था। नवंबर 2011 में कांस फ्रांस में हुआ था। अब कान से आपको एक याद आ रहा होगा, कान फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। कान फिल्म फेस्टिवल क्या है? ये एक सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल्स में से एक माना जाता है, जो कि फ्रांस के शहर कान में आयोजित किया जाता है। आगे बात करते हैं अपन। जून 2012 में लॉस केबास में हुआ था। सितंबर 2013 में सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में हुआ था। नवंबर 2014 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। नवंबर 2015 में अंताल्या टर्की में हुआ था। और इसके बाद सितंबर 2016 में हांगजू चीन में है। 2017 में ये जर्मनी में हुआ था। 2018 में ये इंडिया में हुआ था। तो ये G20 कंट्रीज का शिखर सम्मेलन की एक तरीके से जस्ट ओनली नॉलेज है। बाकी आपके पेपर में तो मोस्टली वही आता है जो आपके करंट में लेटेस्ट हुआ था या फिर फर्स्ट हुआ था। तो फर्स्ट याद रखो 2009 में कहाँ हुआ था? वॉशिंगटन DC में हुआ था। अब बात करते हैं कि G20 के सदस्य देशों के शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन हैम्बर्ग घोषणा पत्र जारी किया गया था। हैम्बर्ग का जो 2018 में जो वो हुआ था, 2018 में जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें एक हैम्बर्ग घोषणा पत्र जारी किया गया था। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की। तो G20 हो गया। अब G20 के बाद आता है ADB। G20 के बाद क्या आता है? ADB, एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक। तो एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये क्या है? नाम से पता लग रहा है कि एशिया का जो रीजन है, एशिया जो कॉन्टिनेंट है, इसका जो रीजन है, इसके डेवलपमेंट के लिए इस बैंक की क्या की गई? स्थापना की गई। और इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई, लिख देते हैं अपन, इसका स्थापना वर्ष है 1966 में। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 1966 में 22 अगस्त 1966 को की गई। और इसका उद्देश्य क्या है? एशियाई देशों के आर्थिक विकास के लिए। कब की गई? 1966 में की गई। और हाँ, कहां पे? मनीला। आपने नाम सुना होगा मनीला क्या है? मनीला एक जगह का नाम है। मनीला किसकी कैपिटल है? मनीला फिलीपींस की कैपिटल है। मनीला किस देश की राजधानी है? मनीला फिलीपींस देश की राजधानी है, ठीक है। तो मनीला में 1966 में
एशियाई विकास बैंक की नींव रखी गई। अब आगे बात करते हैं कि ये क्यों किया गया। इसमें अब बात आती है कि एडीबी, अब जब इसकी स्थापना हुई थी, जब तो इसमें एशिया के ही क्या थे, पूरे देश सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में इसके 19 ऐसे देश सदस्य हैं जो कि एशियाई क्षेत्र के नहीं हैं, जो कि प्रशांत क्षेत्र के हैं, प्रशांत महासागर जो आता है उस क्षेत्र के हैं। तो ये चीज समझ में आ गई, एडीबी क्या है, इसकी स्थापना क्या हुई, कब हुई। अब आगे अपन बात करते हैं कि एशियाई विकास बैंक के जो प्रमुख कार्य में क्या आ जाता है, प्रमुख कार्य में आ जाता है कि इसके विकासशील सदस्य देशों और आर्थिक सामाजिक प्रगति के लिए ऋण उपलब्ध कराना। तो एक तरीके से सभी जो वित्तीय संस्थाएं हैं, तो वित्तीय संस्थाओं का मुख्य कार्य यही होता है, क्या होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको वो ऋण मुहैया कराए, उनको वो लोन्स प्रोवाइड करे, जिसकी वजह से उनका क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। अब बात करते हैं कि भारत जो है, भारत चौथा सबसे बड़ा क्या है, शेयर होल्डर है, किसका, एडीबी का। कितने शेयर के साथ, 6.42% शेयर्स के साथ चौथा सबसे बड़ा कौन है, चौथा सबसे बड़ा कौन है, शेयर धारक है। अब बात करते हैं अपन कि भाई पहला, दूसरा और तीसरा कौन है, तो ये आप मेरे को कमेंट में बताएंगे। तो अपन थोड़ा सा सोच के बता सकते हैं वैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा इसका कौन हो सकता है। भाई एशिया में और कौन से देश हैं, तो एशिया में चाइना हो गया, जापान हो गया और रशिया हो गया। अब रशिया, देखो दोस्तों, रशिया एक ऐसी कंट्री है जो एशियाटिक रीजन में भी आता है और जो यूरोप में भी आता है। तो आप मतलब इसको ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में ये आपने पढ़ा होगा कि ये जो रशिया है, रशिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है, किसके दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। तो इसका आधा पार्ट तो कहां पर है, एशिया में, और आधा पार्ट कहां पर है, यूरोप में है। जो इसका एशियाई पार्ट है, इसके एशियाई पार्ट को क्या कहा जाता है, इसके एशियाई पार्ट को क्या कहा जाता है, रशिया के एशियाई पार्ट को साइबेरिया, आपने सुना होगा नाम साइबेरिया। तो ये भी एडीबी का सदस्य है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक समझ में आ गया। स्थापना वर्ष 1966 में मनीला में इसकी स्थापना हुई थी। मनीला फिलीपींस की राजधानी है और भारत इसका चौथा, भारत इसका चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक है। भारत फोर्थ, भारत चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक है और शेयर कितने हैं, 6.42% होल्डिंग्स के साथ एडीबी का ये चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक। तो एडीबी समझ में आ गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके वर्तमान में कितने गैर क्षेत्रीय सदस्य हैं, 19 गैर क्षेत्रीय सदस्य हैं, जो कि कहां से हैं, प्रशांत सागरीय क्षेत्र से। तो अपन ने एडीबी की बात कर ली। कब हुआ था इसका, 1966 में। स्थापना कहां हुई थी, मनीला फिलीपींस में, और इसका मुख्यालय भी वहीं है और इसके 67 देश अभी सदस्य हैं। अब अपन आगे बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की। ये नाम आपने बड़ा फेमस है, सुना होगा। जैसे एडीबी किसके लिए है, एशियाई क्षेत्र के लिए है, ऐसे ये जो ईयू है, यूरोपियन यूनियन, ये किस कॉन्टिनेंट के लिए है, ये यूरोप कॉन्टिनेंट के लिए। तो यूरोप में क्या है, यूरोप की जितनी भी कंट्रीज हैं उनके बीच में आपस में जो व्यापार संगठन है। अब बात क्या आती है, अब आप सोचते होंगे कि यार ये क्यों बनाते हैं, एडीबी क्यों बना, बिम्स्टेक क्यों बना, सार्क क्यों बना,
ये आपस में जो ये क्षेत्रीय सहयोग संगठन है ये क्यों बनाए जाते हैं? तो ये क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आपस में सुगमता हो। आपस में जब आप दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो तो उनके बीच में ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं हो, ज्यादा उनके बीच में टैरिफ्स नहीं लगे, ज्यादा टैक्स नहीं लगाए। टैरिफ क्या है? टैरिफ एक प्रकार का टैक्स है, अपन टैक्स वाली क्लास में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ज्यादा उसको फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़े, ज्यादा कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ी, तो आपस में उनके बीच में क्या हो, सहयोग हो सके। किसके लिए? आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए। तो इसलिए ये क्या किया जाता है, इसलिए ही ये संगठनों को बनाया जाता है। तो यूरोपियन यूनियन, अब आपने सुना होगा यूरो क्या है? यूरोपियन यूनियन से मान्यता प्राप्त ये क्या है? उनकी वहां की करेंसी है यूरो। तो समझ में आ गया यूरोपीय यूनियन भाई ये चीज क्या है। अब बात करते हैं यूरोपियन यूनियन। तो इसकी स्थापना वर्ष कब है? सबसे मेन चीज, इसकी स्थापना वर्ष कब है? इसका स्थापना वर्ष कब है? 1957 में। कब है इसका स्थापना वर्ष? 1957 में। और कहां पे किया गया था? रोम की संधि के अंतर्गत 6 राष्ट्रों ने। किसकी संधि हुई थी? रोम की संधि हुई थी। उसके अंतर्गत 6 राष्ट्र कौन कौन से? फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, पश्चिमी जर्मनी, इटली और नीदरलैंड्स। नाम याद रखने हैं आपको। क्यों? क्योंकि ये जो संस्थापक देश है। क्यों? क्योंकि ये संस्थापक देश हैं। और किस संधि के तहत कौन सी ट्रीटी हुई थी? ट्रीटी ऑफ रोम। ट्रीटी ऑफ रोम। तो रोम की संधि के तहत क्या कौन कौन से देश? फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, पश्चिमी जर्मनी, इटली और नीदरलैंड्स द्वारा 1957 में यूरोपियन यूनियन की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं 1981 में क्या हुआ था। ग्रीस ने 1984 में पुर्तगाल और स्पेन को भी शामिल कर लिया और 1995 में इसको यूरोपियन यूनियन बोल दिया। पहले इसका नाम क्या था? यूरोपीय आर्थिक समुदाय था, लेकिन बाद में इसको क्या बोल दिया? यूरोपियन यूनियन बोल दिया। कब बोल दिया? जब 1981 में इसमें किसको ऐड किया? ग्रीस को। 1981 में किसको ऐड किया? ग्रीस को। 1981 में किसको ऐड किया इन्होंने? ग्रीस को ऐड करा। 1984 में पुर्तगाल और स्पेन को ऐड करा। तो किसकी संधि के तहत हुआ ये? रोम की संधि। रोम क्या है? कौन सी जगह है रोम? रोम है इटली की कैपिटल। रोम क्या है? इटली की कैपिटल। और रोम को किस उपनाम से भी जाना जाता है? रोम को किस उपनाम से भी जाना जाता है? रोम को जाना जाता है 7 पहाड़ियों का देश। वो सॉरी 7 पहाड़ियों का शहर। तो 7 पहाड़ियों के शहर नाम से किसको जाना जाता है? रोम को जाना जाता है। और रोम किसकी कैपिटल है? इटली की कैपिटल है। एक और फैक्ट बता देता हूं, इटली को क्या कहा जाता है? इटली को यूरोप का इंडिया कहा जाता है। इटली को क्या कहा जाता है? यूरोप का इंडिया कहा जाता है। ठीक है, अपन ज्यादा डीप में अब नहीं जाएंगे इसमें। तो 1984 में पुर्तगाल और स्पेन, 1981 में ग्रीस को शामिल किया गया। तो पहले इसका नाम क्या था? इसका नाम यूरोपीय आर्थिक यूनियन था, यूरोपीय आर्थिक समुदाय था, जो बाद में क्या हो गया? यूरोपीय यूनियन हो गया। तो ये तो हो गए इसके बेसिक चीज। अब इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो यूरोपीय जो यूनियन है इसके सदस्य देश हैं ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, ग्रीस, लग्जमबर्ग, स्पेन, लाटविया, हंगरी, स्लोवेनिया, बुल्गारिया, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, पोलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, लिथुआनिया, चेक गणराज्य, माल्टा, रोमानिया, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, यूके यानी ब्रिटेन,
एस्टोनिया, स्लोवाकिया, साइप्रस और क्रोएशिया, ये जो 28 देश हैं ये इसके क्या है, सदस्य देश है। अब ये तो बात हो गई बेसिक, लेकिन जो इसका सबसे गर्म मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा जिसे कहते हैं, वो है ब्रेग्जिट। वो क्या है, ब्रेग्जिट। क्या है, ब्रेग्जिट। आपने अभी थोड़े टाइम पहले बहुत न्यूज सुनी होगी इसकी कि ब्रिटेन ने ब्रेग्जिट समझौते पे हस्ताक्षर कर दिए, ब्रिटेन ब्रेग्जिट समझौते से बाहर हो गया, ब्रिटेन की गवर्नमेंट भी इसी कारण गिर गई थी, जो पुरानी वाली गवर्नमेंट है। और अभी बोरिस जॉनसन की जो गवर्नमेंट है वो ब्रेग्जिट, मतलब ब्रिटेन में ये बहुत बड़ा मुद्दा है ब्रेग्जिट। तो ये ब्रेग्जिट का मुद्दा है क्या चीज, तो ये ब्रेग्जिट का जो मुद्दा है, ये ब्रेग्जिट है ब्रिटेन का एग्जिट, ब्रिटेन का एग्जिट। ब्रिटेन का एग्जिट किससे, यूरोपियन यूनियन से। ब्रिटेन क्या चाहता है, यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना चाहता है। तो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना चाहता है, तो ये क्या है, ब्रिटेन का एग्जिट है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्यों, क्योंकि ब्रिटेन भी इसमें दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ब्रिटेन में एक ऐसा ग्रुप है जो कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंटिन्यूअसली बने रहना चाहता है, और एक ग्रुप ऐसा है जो कि वो मेंबरशिप नहीं लेना चाहता। मतलब जो एक तो है जो ब्रेग्जिट के फेवर में है, और एक ग्रुप वो है जो ब्रेग्जिट के अगेंस्ट में है। तो ये फंडा समझ में आ गया, ब्रेग्जिट का फंडा है क्या, और ये वहां का सबसे बड़ा मुद्दा है। अब बात आती है कि ये क्या है चीज। तो यूके ने 23 जून 2016 को कराए गए जनमत संग्रह। अब वहां पे क्या हुआ, जनमत संग्रह हुआ। जनमत संग्रह क्या होता है, जैसे नॉर्मल वोटिंग होती है, ऐसे नॉर्मल वहां पे वोटिंग हुई कि भाई ब्रेग्जिट, ब्रिटेन का रहना है यूरोपियन यूनियन में या नहीं रहना। तो ब्रेग्जिट के लिए उन्होंने क्या करवाया, जनमत संग्रह कराया, प्लेबिसाइड करवाया। तो उसके लिए क्या किया गया, जनमत संग्रह में 52% जो वोटर्स थे उन्होंने क्या कहा कि यूके के यूरोपीय संघ से बाहर हो जाना चाहिए। 52% तो फेवर में थे, और 48% अगेंस्ट में थे। भाई 52% ने तो क्या कहा कि हो जाना चाहिए, बाहर हो जाना चाहिए, और 48% ने क्या कहा, नहीं हो जाना चाहिए। तो अब वहां की गवर्नमेंट फंस गई, क्योंकि 52 और 48% का जो आंकड़ा है ये बिल्कुल पास है। क्यों, क्योंकि आप सोचो 52% ने तो बोल दिया हो जाना चाहिए, लेकिन 48% अगर अपन प्रैक्टिकली देखें, वैसे अकॉर्डिंग टू रूल्स होना तो क्या चाहिए, 52% ये बात माननी चाहिए, मेजॉरिटी है। लेकिन जो प्रैक्टिकली अगर अपन बात करें तो 48% पॉपुलेशन होती है किसी भी कंट्री की, वो भी एक छोटा, एक तरीके से कह सकते हैं छोटा ग्रुप नहीं होती, वो भी एक तरीके से बड़ा ग्रुप होती है। तो जब जो ब्रेग्जिट की गवर्नमेंट है वो अगर फैसला ले, उन्होंने फैसला लिया कि हम ब्रेग्जिट करेंगे, उन्होंने कहा ब्रेग्जिट करेंगे, तो ये जो 48% है ये सड़कों पे उतर गए, दंगे करने लगे, और एक तरीके से ब्रिटेन में अराजकता फैल गई। अगर गवर्नमेंट कहे कि भाई हम ब्रेग्जिट नहीं करेंगे, तो ये 52% लोग करें। तो ये मुद्दा एक बहुत गर्म मुद्दों में से एक रहा, और ब्रेग्जिट का वहां की जो पॉलिटी है, वहां की जो राजनीति है ब्रिटेन की, उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। तो ये ब्रेग्जिट से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रेग्जिट क्या है, और ब्रिटेन में जनमत संग्रह कब करवाया गया था। जनमत संग्रह करवाया गया था 2016 में। 2016 में किस चीज के लिए जनमत संग्रह करवाया गया था, जनमत संग्रह करवाया गया था कि कब कि हमें यूरोपियन यूनियन के साथ रहना है या फिर बाहर निकलना है। अब बात आती है कि ये मतलब अगर अपन इसको थोड़ा सा डीप में समझे, तो अपन ने इसको देखी कि भाई वो ब्रिटेन बाहर क्यों निकलना चाहता है। देखो दिक्कत क्या थी कि जो ब्रिटेन है वो एक तरीके से बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है, और जो यूरोप की बाकी कंट्रीज है, यूरोप मोस्टली डेवलप्ड ही है, लेकिन उसमें कई कंट्रीज ऐसी हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज में आती है,
तो वो कंट्रीज क्या है, और यूरोपियन यूनियन का मोटिव क्या है कि सारी कंट्रीज आपस में खुली हुई रहेंगी, आप ट्रेड कर सकते हो, एक ही आपकी क्या चलेगी, करेंसी चलेगी, जो कि क्या है, यूरो है। क्या है इसकी करेंसी, क्या है, यूरो। ठीक है, इसका साइन कैसा है, इस टाइप का इसका साइन है। तो एक ही करेंसी चलेगी, एक ही तो करेंसी चलेगी। दूसरी चीज एक ही क्या होगा, आपका पूरा यूरोप एक ही रीजन होगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग देश है, मतलब देश तो अलग अलग है, लेकिन एक तरीके से व्यापार की दृष्टि से ये पूरा एक क्षेत्र है, और यहां पर सभी लोग किसके लिए फ्री हैं, व्यापार के लिए फ्री है। कोई भी अपना क्या नहीं लगा सकता, एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगा सकता, लेवीज नहीं लगा सकता, कोई भी ड्यूटी नहीं लगा सकता। तो क्या हुआ, अब ब्रिटेन का माल बाहर जा रहा है, ब्रिटेन का माल दूसरी कंट्रीज में जा रहा है, तो उससे तो ब्रिटेन को क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि ब्रिटेन का माल बिक रहा है। लेकिन जो छोटी कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, उनका माल जब ब्रिटेन के पास आता है तो ब्रिटेन उन पे क्या नहीं लगा सकता, टैक्स वगैरह नहीं लगा सकता, तो वो फ्री होके बेच सकते हैं। तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट सोचती है कि ब्रिटेन के फायदे से हम क्या करें, उस पर टैक्स वगैरह लगा के अपन और ज्यादा क्या निकाल सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो जो इस आइडियोलॉजी वाले लोग हैं कि अपन और प्रॉफिट निकाल सकते हैं, तो वो तो किसके पक्ष में है, वो तो इस पक्ष में है कि ब्रेग्जिट हो जाए। और जो इस पक्ष में है कि नहीं, अपना एक क्या होना चाहिए, एक कोलैबोरेशन होना चाहिए, अपने एक कोऑपरेशन होना चाहिए, अपन एक सब साथ मिलके रहे, अपना पूरा एक जो यूरोप है वो पूरा एक रहे। तो इस जो माइंडसेट वाले लोग हैं, ये लोग किसके, ब्रेग्जिट के अगेंस्ट में। तो ब्रेग्जिट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे अकॉर्डिंग, ब्रेग्जिट क्या है। अब अपन आगे आ जाते हैं, तो यूरोपीय यूनियन को अपन एक बार वापस देख लेते हैं। यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब हुई, 1957 में रोम की संधि के तहत। 1981 में इसमें ग्रीस को ऐड किया गया, 1984 में पुर्तगाल और स्पेन को ऐड किया गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं G7। अपन ने पहले G15 पढ़ा था, G20 पढ़ा था, अब है G7। तो ये G7 क्या है, G7 क्या है, सबसे पहले तो वही बात कर लेते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। ठीक है, 1975 में इसकी स्थापना हुई। कहां पर हुई, पेरिस के पास एक शहर है रंबोनिलट। क्या है, रंबोनिलट। स्थापना वर्ष क्या हो गया इसका, 1975। कहां पे हुई थी, पेरिस के पास। पेरिस के पास एक जगह है रंबोनिलट। ठीक है, तो यहां पर इसकी स्थापना हुई। अब बात कर लेते हैं अपन G7 के सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो G7 के बारे में अपन पहले समझते हैं कि G7 है क्या। G7 पूरे के पूरे वर्ल्ड के 7 सबसे ताकतवर से यहां मेरा मतलब है इकोनॉमिक रूप से, अर्थव्यवस्था इनकी मतलब कितनी मजबूत अर्थव्यवस्था है, कितना मजबूत इनकी पर कैपिटा इनकम है, उस अकॉर्डिंग जो टॉप 7 कंट्रीज है, उन 7 कंट्रीज का जो ग्रुप है वो है G7। तो G7 के सदस्य देश कौन कौन से हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, USA, ठीक है, इटली,
जापान, कितने हो गए? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, इटली, जापान और यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी, यूएसए, इटली, जापान और यूके। ये जो 7 कंट्रीज है ये पूरे वर्ल्ड की सबसे क्या है? सबसे ताकतवर क्या है? सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था वाली, पर कैपिटा इनकम वाली, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय वाली क्या है? कंट्रीज हैं। ये सारी डेवलप्ड कंट्रीज में से हैं। ठीक है, तो 1976 में इसमें कनाडा और इटली को शामिल किया गया। पहले कनाडा और इटली इसमें शामिल नहीं थे। इनको कब किया गया? 1976 में। पहले ये क्या था? G5 था। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें कनाडा और इटली शामिल नहीं थे। कब? 1975 में। फिर 1976 में G5 की, 1975 में पेरिस के पास रम्मोनिलट शहर में। ठीक है, पहले कौन कौन थे? फ्रांस था, जर्मनी, यूएसए, जापान और यूके। फिर 1976 में इसमें कौन कौन शामिल करे? कनाडा और इटली को शामिल करा। तो ये क्या बन गया? G7 बन गया। अब दोस्तों, अब आगे अपन बात करते हैं कि अब देखो, आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको कई जो अपने पिछले बार पढ़े इनके मुख्यालय नहीं बताए। तो देखो, इनके मुख्यालय है नहीं कहीं पे। इनका मुख्यालय सब, जब भी इनका शिखर सम्मेलन होता है तो हर देश में रैंडमली होता है। तो इनका कोई भी मुख्यालय नहीं रखा गया है, जिनका मैंने आपको मुख्यालय बताया नहीं है। तो ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं G8 शिखर सम्मेलन। अब G7 में G8 कैसे हो गया? इसमें एक नई कंट्री और जुड़ गई। और एक और बात, अब इसमें मतलब अमेरिका चाहता है किसको जोड़ना? भारत को और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ना। भारत और ऑस्ट्रेलिया और चाइना, इनको जोड़ के ये भारत और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ना चाहता है। चाइना तो जुड़ ही गया, तो वो G8 हो गया। अब G10 करना चाहता है ये, किससे? भारत और ऑस्ट्रेलिया को जोड़कर। लेकिन इसमें रोड़े कौन अटका रहा है? इसमें रोड़े अटका रहा है चाइना। तो ये चीज समझ में आ गई। G7 क्या है? G7 टॉप 7 कंट्रीज का क्या है? एक ग्रुप है। जो सबसे पहले क्या था? G5 था, फिर उसके बाद G7 हुआ, फिर G8 हुआ, और अभी वर्तमान में ये G8 ही है। भारत को इसके पिछले शिखर सम्मेलन में आपने सुना होगा बुलाया गया था, लेकिन सदस्य देश के रूप में अभी इसको मान्यता नहीं दी गई है। इसको सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह बुलाया गया था G8 शिखर सम्मेलन में। ठीक है, तो ये बात अपन ने कर ली G7 कंट्रीज की। आप इसको G8 भी कह सकते हो। अब अपन बात करते हैं आगे। अब अपन बात करते हैं आगे। शंघाई सहयोग संगठन क्या है? शंघाई सहयोग संगठन। तो शंघाई सहयोग संगठन SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? 6 देशों का एक क्या है? मल्टीलेटरल बॉडी है। इसमें कितने देश हैं? 6 देश हैं। अब 6 देश कौन कौन से हैं? इसमें 6 देश है। ये 6 देशों के नाम आपको पता होने चाहिए। रूस है, चाइना है, इंडिया है। ठीक है, रूस है, चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान भी है इसमें। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान,
कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, कितनी कंट्रीज हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 8 कंट्रीज हो गई। लेकिन शुरुआत में इसमें कितनी कंट्रीज थी? सिर्फ 6 कंट्रीज थी। लेकिन इसमें एक ईरान और है। भारत, अगर इसमें देखा जाए शुरुआती अगर कंट्रीज देखी जाए तो शुरुआती 6 कंट्रीज तो यही थी, लेकिन इसमें बाद में किस किस को जोड़ दिया गया? भारत को जोड़ दिया गया, चाइना को जोड़ दिया गया, चाइना तो इसमें है ही, भारत को, पाकिस्तान को और ईरान को। ठीक है, और अभी इसमें मंगोलिया भी है और श्रीलंका और बेलारूस जो कंट्री है इनको ऑब्जर्वर। तो वर्तमान अगर अपन इसके सदस्य देखेंगे तो वर्तमान में कौन कौन आ जाएगा? भारत, पाकिस्तान और ईरान। भारत, पाकिस्तान और ईरान। तो रूस, चाइना, भारत, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये सारी कंट्रीज किसकी आ गई? SCO, शंघाई सहयोग संगठन। शंघाई सहयोग संगठन में आ गई। भारत, पाकिस्तान और ईरान इसमें बाद में जुड़े हैं। श्रीलंका और बेलारूस इसमें कौन है? ऑब्जर्वर है। ठीक है, मतलब इनको सदस्यता नहीं है और ये सिर्फ क्या है? एक तरीके से ऑब्जर्वर है, गेस्ट के रूप में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। तो इसका स्थापना वर्ष क्या है? 1966। इसका स्थापना वर्ष क्या है? स्थापना वर्ष 1966। और इसका मुख्यालय कहां पर है? आप सब सोच रहे होंगे शंघाई में, शंघाई सहयोग संगठन है तो मुख्यालय कहां पे होगा? शंघाई में। बस यही गलती हो जाती है और क्वेश्चन यही ट्रिकी आ जाता है कि शंघाई सहयोग संगठन, इसका जो मुख्यालय है वो कहां पे स्थित है। तो बच्चे क्या कर देते हैं ऑप्शन में? शंघाई, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? बीजिंग में। कहां पर है? बीजिंग में। बीजिंग, चाइना। तो ये समझ में आ गया शंघाई सहयोग संगठन। और आप अगर करंट अफेयर्स पढ़ते होगे तो आपने अभी करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा कि शंघाई सहयोग संगठन से, शंघाई सहयोग संगठन के जो सदस्य देश हैं उनके बीच में क्या हुई थी? अभी उनकी जो मिलिट्री है उनके बीच में क्या हुआ था? संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था। तो भारत ने उसके लिए मना नहीं किया क्योंकि भारत रशिया को क्या नहीं करना चाहता था? नाराज नहीं करना चाहता था। ये मतलब इंटरनेशनल रिलेशनशिप की आपकी जो वो है क्लास है उसकी बातें हैं, लेकिन अपन को बस इतना याद रखना है कि अभी इसकी क्या हुई थी? संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था। वो आप करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं, अपना वो टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो शंघाई सहयोग संगठन समझ में आ गया क्या है? शंघाई सहयोग संगठन कब स्थापना हुई थी? 1966 में। मुख्यालय कहां पर है? बीजिंग में। वर्तमान में सदस्य देश कौन कौन से हैं? रूस है, चाइना है, भारत, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये चीज क्लियर हो गई। शंघाई सहयोग संगठन। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है, क्या आता है? आसियान। ठीक है, आपने इसका नाम सुना होगा, आसियान। ठीक है, आसियान कंट्रीज क्या है? आसियान कंट्रीज है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान क्या है? वही चीज,
अब अपन ने क्या पढ़ा था, एक तो साउथ एशियाई सार्क पढ़ा था, साउथ एशियाई रीजनल वाला, लेकिन आसियान क्या है, साउथ ईस्ट, साउथ के साथ क्या क्या है, साउथ के साथ ईस्ट भी है, मैंने आपको बताया था। इधर से जब अपन बनाते हैं ये, इधर ये बांग्लादेश हो गया, इधर से ये म्यांमार हो गया, ये चाइना हो गया, तो ये इंडिया हो गया, तो ये तो क्या हो गया, साउथ हो गया, लेकिन साउथ के साथ ईस्ट में भी, तो ईस्ट किधर हुआ, ये अपन अगर अपन बनाएंगे तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो इधर की जो कंट्रीज है, तो आसियान में इधर की साइड अपने क्या क्या आ जाते हैं, इधर के साइड अपने थाईलैंड आ गया, मलेशिया आ गया, फिलीपींस आ गया, तो ये जो कंट्रीज है, सार्क क्या है, साउथ एशियाई, उसमें सिर्फ साउथ एशिया का है, साउथ ईस्ट का क्या आ गया, आसियान, और ये भी आपका बड़ा फेमस है आसियान, ये भी करंट अफेयर्स में आप बहुत बार सुनते होंगे। तो साउथ ईस्ट एशियन का क्या है, साउथ ईस्ट एशियाई, साउथ ईस्ट एसोसिएशन नेशंस, तो ये क्या है, आसियान है। अब बात करते हैं अपन कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना लिख देते हैं स्थापना वर्ष, तो इसका स्थापना वर्ष कब है, इसका स्थापना वर्ष है 1966, इसका स्थापना वर्ष कब है, 1966, ठीक नहीं, स्थापना वर्ष तो इसका 1967 है, 1966 में इसका क्या किया गया था, 1966 में इसका विचार लाया गया था कि भाई ऐसा भी कोई रीजन एरिया मतलब संगठन बनना चाहिए। तो 1967 में क्या किया गया, आसियान का स्थापना वर्ष है। और अब अपन बात करते हैं कि इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, इसके सदस्य देश हैं मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड और कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और ब्रूनेई। पहले इसमें ये देश थे, लेकिन भारत, यूएसए, चाइना, रूस, ये इसके क्या है, फुल डायलॉग पार्टनर कंट्री है। ये इसके मतलब पूरे सदस्य देश नहीं है। इसके ये याद रखना, पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में कि भारत क्या इनमें से कौन सा सदस्य देश आसियान का नहीं है या है करके, ठीक है। तो उनमें एक भारत भी ऑप्शन होगा, तो आप टिक कर आओगे कि भाई भारत भी इसका मेंबर है, लेकिन भारत इसका मेंबर नहीं है, भारत इसका फुल डायलॉग पार्टनर कंट्री है। कौन कौन सा, भारत है, यूएसए, चाइना है, रूस है, और इसके बाद 12 ऐसी कंट्री है कुल मिला के, जिसमें से अपन को मेन 4-5 नाम याद रखने, किस किसके, इंडिया का, रशिया का, चाइना का और यूएसए का। ये कौन है, ये फुल डायलॉग पार्टनर कंट्रीज हैं, ये इसके मेंबर्स नहीं है। मेंबर्स कौन कौन है इसके, मलेशिया है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है, लाओस है, म्यांमार है और ब्रूनेई है, ठीक है। तो ये फंडा समझ में आ गया। आसियान का क्या है, इसका स्थापना वर्ष कब हुआ था, 1967 में हुआ था। मैं लिख देता हूं एक बार इनके पूरे नाम, सदस्य देश कौन कौन से हैं, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद क्या हो गया, थाईलैंड हो गया, थाईलैंड के बाद क्या हो गया, कंबोडिया हो गया, ठीक है। कंबोडिया के बाद क्या हो गया, वियतनाम हो गया, वियतनाम के बाद क्या हो गया, लाओस हो गया, लाओस के बाद क्या हो गया, म्यांमार हो गया, ठीक है। तो और ब्रूनेई, और कौन है, ब्रूनेई। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसके सदस्य देश कितने हैं,
ये तो ऐसे सदस्य देश हैं जो कि पूर्ण सदस्यता रखते हैं। भारत इसका पूर्ण सदस्य देश नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन घूम के भी आ सकता है कि क्या मतलब जैसे ऑप्शन में, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑप्शन में दे देगा कि इसमें सदस्य देश कौन कौन से हैं, भारत का भी नाम दे देगा, लेकिन अपन को भारत पे टिक नहीं करना, क्योंकि भारत सहित 12 देश, कौन कौन से, भारत, रूस, यूएसए और चाइना, ये कैसे हैं, फुल डायलॉग पार्टनर कंट्रीज है। ये फुल डायलॉग पार्टनर कंट्रीज है लेकिन फुल मेंबर नहीं है। तो आसियान का फंडा क्लियर हो गया, आसियान का फंडा क्लियर हो गया, आसियान क्या है, ठीक है। अब इसके बाद अपन आगे चलते हैं। अब अपन आगे चलते हैं। अब बात आती है ओपेक, ये अब अपना लास्ट टॉपिक है, ओपेक। ओपेक क्या चीज है? ओपेक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। नाम से क्लियर है कि ऐसी कंट्रीज का ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें, जिनके पास पेट्रोल है और वो उसका क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो सीधी सी बात, जैसे ही अपन पेट्रोल की बात आती है, जैसे ही क्रूड ऑयल की बात आती है, कच्चे तेल की बात आती है, तो दिमाग घूम के कहां जाता है, खाड़ी देशों में। दिमाग घूम के कहां जाता है, खाड़ी देशों में। तो जो खाड़ी देशों का ग्रुप है, जब उनके यहां से तेल निकलना शुरू हुआ तो उन्होंने भी अपने आप को क्या कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया। उन्होंने अपने आप का क्या बना लिया, एक ग्रुप बना लिया, संगठन बना लिया कि हम सब साथ में काम करेंगे, हम सब एक हैं और हमारा कोई शोषण नहीं कर पाएगा। तो ओपेक किन का ग्रुप है? ओपेक उन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज का एक ग्रुप है। तो इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन से थे? इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन से थे? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। कौन कौन से थे? ईरान, इराक, सऊदी अरब, वेनेजुएला और कुवैत। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका स्थापना वर्ष है, स्थापना वर्ष है 1960। इसका स्थापना वर्ष कब है? 1960 है। और कौन कौन से देश ने इसकी स्थापना करी थी? ईरान, इराक, ठीक है, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब, वेनेजुएला और कुवैत। इन पांच देशों ने मिलकर क्या करी थी? इस ओपेक की स्थापना करी थी। कब करी थी? 1960 में करी थी। तो इस ओपेक का पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितना भी ऑयल एक्सपोर्ट होता है उस पे कंट्रोल किसका होता है? ओपेक का। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? तो अपन कह सकते हैं कि पूरा नियंत्रण किसका है? नियंत्रण किस पर? ऑयल पर। कौन से ऑयल की बात करते हैं अपन? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। ठीक है। आपने सुना होगा कच्चा तेल, कच्चे तेल की मार्केट में प्राइस बढ़ गई, घट गई, तो वो सब चीजें क्या है? वो सब चीजें ये ओपेक डिसाइड करता है। तो ये चीज समझ में आ गई। ओपेक क्या मामला है? ये न्यूज में भी बहुत रहता है। वर्तमान में इसके देश कौन कौन से हैं? वर्तमान में इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? जस्ट ओनली फॉर योर नॉलेज, आप इसके सदस्य देशों को जान ले बस कि ईरान है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, वेनेजुएला है, कतर है, लीबिया, इक्वाडोर,
यूएई संयुक्त अरब अमीरात भी जिसे कहते हैं, अल्जीरिया है, नाइजीरिया है, अंगोला है और वियना, ये ऑस्ट्रिया में आता है। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, उसका एक मेंबर है। तो कौन कौन हो गया? ईरान हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरब हो गया, वेनेजुएला, कतर, लीबिया, इक्वाडोर, यूएई, अल्जीरिया, नाइजीरिया, अंगोला और वियना। तो ये आज का अपना टॉपिक खत्म होता है, ओपेक का मामला खत्म होता है और अपना जो टॉपिक था अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, ये भी यहीं पर खत्म होता है।